नमस्कार, कर्तव्य आईएएस अकादमी उज्जैन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि हमारे एमपीपीएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक या सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भारत की राज्य व्यवस्था। इसमें जो एक टॉपिक है एमपीपीएससी में तो स्पेशली इसको मेंशन किया गया है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, अर्थात संविधान की क्या विशेषताएं हैं और हमारा संविधान किस प्रकार से दुनिया के अन्य संविधानों से अलग है। इस संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है वो आपको पूरे संविधान का एक आईना दिखा देती है, एक फीचर्स दिखा देती है और वो बताती है कि किस तरीके का भारत का संविधान है और यह किस तरीके से काम करता है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि भारत का एक संविधान है जो भारत को सभी तरह से संचालित करने में सहायता करता है, या यूं कहें कि भारत का संचालन ही उससे होता है। यानी ना गीता से चलेगा ना कुरान से चलेगा, भारत है ये, भारत के संविधान से चलेगा। तो क्या फीचर है इस संविधान के, हम उस पॉइंट्स पर देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारे भारत के जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं तो सबसे पहला जो हमें फीचर्स दिखाई देता है वो दिखाई देता है भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है। अब लिखित और अलिखित में क्या अंतर है, पहले उस फैक्टर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारा जो संविधान है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इस संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा ने किया है। किसने किया है मेरे बच्चों? संविधान सभा ने। क्लियर है? संविधान सभा ने। और ये जो संविधान सभा है इस पर मैंने एक लेक्चर आपको पहले ही बना दिया है, उस लेक्चर को आप YouTube पर देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि संविधान कैसे बना और संविधान सभा कैसे काम करती है। तो हमारे संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा द्वारा किया गया, संविधान सभा द्वारा। क्लियर है? जो आंशिक रूप से इलेक्टेड और आंशिक रूप से नॉमिनेटेड थी। मतलब संविधान सभा में जो सदस्य थे उसमें से कुछ लोग निर्वाचित होकर आए थे और कुछ लोग नॉमिनेट हुए थे। नॉमिनेट का मतलब है कि वे बिना चुनाव लड़े नामित हुए थे। जैसे प्रिंसली स्टेट के जो राजा थे, यानी देसी रियासतों के जो राजा थे, उनके लिए चुनाव नहीं हुआ था, जबकि बाकी लोगों के लिए प्रत्येक 10 लाख जनता पर एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व चुनाव होकर आया था। और इस प्रकार से हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। हमारी संविधान सभा ने कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगाया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगाया और इस पूरे समय में उन्होंने एक विस्तृत दस्तावेज तैयार किया, जिस दस्तावेज को 26 नवंबर सन 1949 को कंप्लीट किया गया। यानी हमारे संविधान की जो यात्रा है वो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक के साथ शुरू होती है और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। आपको इन दोनों बैठक के बारे में मैं विशेषता में क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपको देखना क्या है कि इस दिन फ्रांस की तर्ज पर हमने अपने संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अच्छा, मैंने ये बात क्यों कही कि फ्रांस की तर्ज पर? क्योंकि जब फ्रांस का संविधान लिखा गया था तो फ्रांस का संविधान भी उसकी संविधान सभा ने लिखा और वहां के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो भी अस्थायी अध्यक्ष थे। और पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे वृद्ध व्यक्ति को, यानी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। उसी प्रकार से हमारे यहां भी हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, अगले दिन चूंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की मृत्यु हो गई थी, इस वजह से हमारी दूसरी बैठक संविधान सभा की वो 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इसके फीचर्स में अगर हम 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण देखें तो हमें समझ में आएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जबकि डॉक्टर बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया, यानी कि संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई। इसी प्रकार से हमारे संविधान सभा का एक
स्थायी या स्टेबल या हम ये कहें कि परमानेंट ग्रुप बना और इसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब कि हमारे संविधान को लिखने का उद्देश्य क्या है और इसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे, इन सब के बारे में पंडित नेहरू तीसरी बैठक में चर्चा करते हैं। हाल ही में हुई 21 मई 2022 को जो 2023 को जो एमपीपीएससी की परीक्षा हुई, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि पंडित नेहरू ने कौन सी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो वो तीसरी बैठक थी। अब ये बैठकों का जो सिलसिला है वो चलता रहा, लगातार बैठकें होती रही, लगातार सुझाव आते रहे। संविधान का निर्माण एक यात्रा के रूप में 9 दिसंबर से शुरू हुआ जो 26 नवंबर तक चला। जो कहां तक चला मेरे बच्चों? 26 नवंबर 1949 तक। और इस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। इसी कारण से इस 26 नवंबर को सन 2015 से हम लोग संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं, संविधान दिवस के रूप में, जबकि इससे पहले इस दिन को नहीं मनाया जाता। 2015 में भारत के सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय जो है उसने इसको डिसाइड किया, सामाजिक कार्य न्याय मंत्रालय ने, और 2015 से हम मनाना शुरू होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान का उस समय यानी 26 नवंबर को प्रारूप क्या था, यानी कैसा बना था। अगर हम इस संविधान की बात करें तो यहां पर 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे और लगभग 22 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग थे, जो कि सन 2024 से अगर मैं तुलना करता हूं मेरे बच्चों, तो 2024 में आते आते ये जो अनुसूचियां हैं ये 12 अनुसूचियां हो गई। यानी संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद 395 ही है मूल, लेकिन चूंकि उसके सब आर्टिकल्स बनाए गए हैं इसलिए ये लगभग 470 प्लस हो चुके हैं, 470 प्लस। लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो हमारा आंसर लगभग 395 पे ही हमेशा होना चाहिए, क्योंकि मूल जो आर्टिकल्स हैं वो 395 है। जबकि भाग की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 25 भाग हो चुके हैं। यानी हमारी इतनी यात्रा होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर को संविधान तैयार हुआ। आप समय को देख सकते हैं कि जितना ज्यादा समय लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन में उतना ज्यादा मटेरियल हमने इकट्ठा किया और हमने लगभग सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या किसी भी सेक्टर से जुड़ा हुआ हो जो भारत की विविधता को कंट्रोल करता है या भारत की विविधता को अपने अंदर समाहित करता है, उन सभी फैक्टर को हमने हमारे संविधान में समाहित किया। फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला ही हमारा यह फीचर्स बनता है कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वह सबसे लंबा यानी बड़ा और लिखित संविधान है। पहली बात समझिए, लिखित क्या है? संविधान है। ये बातें दो चीजों को इंडिकेट करती है, एक तो लिखित संविधान, दूसरा सबसे लंबा संविधान। ये दोनों बातें हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर हम देखेंगे कि सबसे लंबा संविधान कैसे है। आपको मैंने अभी समझाया कि हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, अभी 12 अनुसूचियां और 25 के लगभग क्या है हमारे संविधान में भाग है। ये अनुसूचियां हैं और ये क्या है? अनुच्छेद है। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, अनुसूची मतलब शेड्यूल और भाग मतलब पार्ट। यानी हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, तो हम डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं कि सबसे बड़ा है? तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। तुलनात्मक अध्ययन करने जब हम पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि अमेरिका का संविधान जब मैं उठाता हूं तो अमेरिका के संविधान में मुझे केवल 7 अनुच्छेद दिखाई देते हैं। अमेरिका के संविधान में मुझे केवल 7 अनुच्छेद दिखाई देते हैं। जबकि अगर मैं ऑस्ट्रेलियाई संविधान की बात करूं, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान की चर्चा करूं,
तो मुझे कुल 128 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, 128। अगर मैं चीनी संविधान पे चर्चा करूं तो चीनी संविधान में यानी चीन के संविधान में कुल 138 अनुच्छेद की चर्चा होती है, 138 अनुच्छेद। जबकि अगर मैं एक और देश आपको पता होगा कनाडा को उठाता हूं तो कनाडा के संविधान में 147 आर्टिकल है, 147। ये जो बड़े बड़े देश आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो चाइना है, जिसके संविधान में कुल आर्टिकल्स की संख्या कितनी मेरे बच्चों, 138 है। अगर हम इन फैक्टर्स पर बात तो हमारा संविधान तो 395 अनुच्छेद को समाहित करके बैठा है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान है। दूसरा मसला लिखित संविधान है। यह पॉइंट किस तरीके से इंडिकेट करता है, इसको समझने के लिए हम समझते हैं लिखित और अलिखित। देखिए संविधान की दो प्रकार की कैटेगरी होती है, एक लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। अच्छा, अलिखित का सीधा सा मतलब यह ना समझे कि ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, या ये भी ना समझे कि ये मुंह से बोला हुआ केवल बोलने लायक चीजें हैं ना। आप इसको समझेंगे किस प्रकार से, लिखित संविधान का मतलब है कि राज्य कैसे संचालित होगा, न्यायपालिका क्या होगी, विधायिका क्या होगी, संसद कैसे काम करेगा, राज्य कैसे काम करेगा, एग्जीक्यूटिव का क्या पावर होगा, ये सब चीजों के लिए हमारे पास में एकमात्र किताब है, एकमात्र ग्रंथ है जिसको हम संविधान कहते हैं। तो जिस देश के पास सारी चीजें रूल एंड रेगुलेशन एक ही बुक में हो, एक ही जगह हो, उसे हम कहते हैं लिखित संविधान। जैसे जैसे भारत का संविधान, भारत का संविधान कैसा संविधान है, लिखित संविधान है। जबकि अगर हम अलिखित संविधान की बात करें तो इसको हम कुछ कुछ ऐसे समझेंगे कि ब्रिटेन में जो संविधान है, वैसे आपको ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन की जो संसदीय परंपरा है वही हमने हमारे संविधान में ली है, यानी भारत में जो ब्रिटेन की संसदीय परंपरा है उसी को समाहित किया। मैं फिर आता हूं अलिखित शब्द पर। अलिखित का मतलब क्या होता है, ब्रिटेन में सभी काम के लिए यानी राज्यों के लिए है ना, विधायिका के लिए, पार्लियामेंट के लिए, हर एक चीज के लिए अलग अलग छोटे छोटे चार्टर्स बने हुए हैं। चार्टर का मतलब अलग अलग रूल बुक बनी हुई है, यानी अगर उन सबको इकट्ठा करके मिला दिया जाए तो उनका भी संविधान लिखित संविधान यानी एक दस्तावेज बन जाएगा। लिखित तो उनका भी है लेकिन एक किताब में समाहित नहीं है, इसलिए हम उसे अलिखित संविधान की संज्ञा देते हैं। तो विश्व में दो प्रकार के संविधान हो गए, एक लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। अगर उदाहरण देखें तो भारत एक लिखित संविधान वाला देश है और ब्रिटेन एक अलिखित संविधान वाला देश है। आइए अब हम इसके फीचर्स को और आगे समझने का प्रयास करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो संविधान है वह सबसे लंबा विस्तृत संविधान है। यहां पर इस चीजों को हम देखेंगे कि आखिर इसे बड़ा बनाने के कारण क्या थे, कौन से वो फीचर्स हैं। इसमें अगर आप समझने का प्रयास करें तो आपको बहुत बेहतर क्या चीज समझ में आएगी, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। सबसे पहला तो भारत जो है वो एक विशाल देश है। विशाल देश का मतलब यह हुआ कि इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा देश है। और इतने बड़े देश में सबसे मूल बात है कि यहां पर डाइवर्सिटी बहुत है, विविधता बहुत है। विविधता, और विविधता का मतलब है कि यहां पर ना तो कोई एक धर्म का व्यक्ति रहता है, ना ही एक जाति विशेष का व्यक्ति रहता है, और ना ही एक समुदाय विशेष का व्यक्ति रहता है। यहां पर जनरल कैटेगरी, अदर कैटेगरी, SC ST, जैसे आप समझ सकते हैं आदिवासी, हर एक का अपना एक कल्चर है, हर एक का एक अपना नियम है, और हर एक के अपने रहने खाने पीने यानी कि जीवन की आजीविका चलाने के ढंग है। जैसे दक्षिण भारत की परंपरा देख लीजिए, दक्षिण भारत की परंपरा और उत्तर भारत की जो कल्चरल सिस्टम है उसमें बहुत सारा अंतर है। तो हम एक संविधान लेकर कैसे इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि हम लोग उसी चीज में, तो हमारे संविधान में विविधता के कारण पूरे संविधान को अलग अलग पूरा बड़ा बनाया गया, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग चीजें डाली गई। दूसरा, मैंने आपको बताया विशाल देश है, यानी भौगोलिक कारण है। कैसा कारण है? भौगोलिक कारण।
भौगोलिक कारण को आप ऐसे समझिए कि देश उस समय यानी जिस समय संविधान बन रहा था लगभग 565 प्लस रियासतों में बटा हुआ था। 565 प्लस देसी रियासतें थी, छोटे छोटे रजवाड़े थे। इस वजह से हमको उनको समाहित करने के बाद उस विविधता को भौगोलिक दृष्टि से हमने बहुत महत्वपूर्ण मान लिया और हमारे संविधान को इतना विस्तृत बना दिया। तीसरा अगर हम पॉइंट ये समझें तो पूरे देश, सभी राज्य यानी देश के लिए भी और सभी राज्यों के लिए भी एक ही संविधान है। मतलब ऐसा नहीं है कि केंद्र के लिए अलग संविधान हो और राज्यों के लिए अलग संविधान हो। यदि ऐसा होता तो संविधान का आकार बहुत छोटा होता, क्योंकि संसदीय चीजों को बस छोटे से बल्क में हम लोग ले लेते और राज्यों के छोटे छोटे बल्क बना देते। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर जो हमारे सामने फैक्टर है वो यही कहता है कि इसकी विस्तृतता का कारण क्या है। क्लियर? समझने का प्रयास करते हैं कि अगर मुझे एक बहुत संक्षिप्त में लिखना हो कि इसके विस्तृत बड़ा होने के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो एक कारण हम लिख सकते हैं मेरे बच्चों, भौगोलिक कारण। कैसा कारण लिखेंगे? भौगोलिक कारण। ठीक। दूसरा हम लिखेंगे देश की विविधता, विविधता के कारण। तीसरा हम लिखेंगे कि हमारे जो संविधान में जो शामिल किया गया है वो कई अलग अलग संविधानों से निहित है यानी आया हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके प्रभाव के कारण, है ना, उसका क्या है, इसमें सीधा सीधा प्रभाव है। और चौथा हम लिख सकते हैं कि संविधान में कानूनी सलाहकारों का प्रभुत्व, कानूनी सलाहकारों का प्रभुत्व। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो संविधान है उसमें ज्यादातर सदस्य जो है उसमें वकील और पढ़े लिखे टाइप के लोग थे, तो वहां पर जो कानूनी प्रभुत्व है उसने क्या किया कि हर आर्टिकल को डिस्क्रिप्शन में, हर आर्टिकल को बहुत बड़े पैमाने पर उसको डिस्क्राइब किया है ना। इस कारण से हम इनकी विविधताओं को देख सकते हैं। आइए अब हम दूसरे फीचर्स पर चलते हैं। दूसरा फीचर्स में हमारे सामने रखा हुआ है कि विभिन्न स्रोतों से विहित। विभिन्न स्रोतों से विहित का मतलब होता है कि हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने कई अलग अलग देशों से स्वीकार की हैं। उन देशों में अगर हम समझने का प्रयास करें मेरे बच्चों, तो हमें यह समझ में आएगा कि सबसे पहला तो हम लोग कहेंगे कि हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का बड़ा प्रभाव है, ऐसा मान लीजिए, बहुत ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि वहां से हमने बहुत सारे फीचर्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है। दूसरा क्या हो सकता है कि विभिन्न देशों के संविधान से हमने वस्तु स्थिति को लिया है। क्लियर है? जैसे मैं आपको समझाता हूं कि अगर हमारे संविधान में जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली वो हमने कहां से ली मेरे बच्चों? वो हमने ली है ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था कहां से ली है? ब्रिटेन से। ऐसे ही अगर हम देखेंगे तो हमारे संविधान में एक फीचर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए मेरे बच्चों? अमेरिका से लिए हैं। क्लियर है? उसी प्रकार से एक चीज और आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्रपति के जो ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह भी हमने अमेरिका से ली है। उसी प्रकार से हम क्या देख सकते हैं, मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य वो हमने कहां से लिए हैं? मूल कर्तव्य हमने लिए हैं यूएसएसआर से, यानी कि रूस से। क्लियर है? जबकि और हम क्या ले सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डीपीएसपी है। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। क्लियर है? यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इस प्रकार जो ये चीजें आपको समझ में आ रही है, ये बताती है कि हमारा संविधान क्यों बड़ा है और विभिन्न स्रोतों से ये किस प्रकार से विहित है, क्योंकि हमने इन सब देशों से, लगभग 60 देशों के संविधान को विस्तृत तरीके से अध्ययन करने के बाद भारत का संविधान लिखा गया। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि बहुत जगह से हमने बहुत सारी चीजें ली है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, यहां पर
कुछ लोगों का मानना है कि भारत का लिखा हुआ कुछ नहीं है, सब चीजें हमने इधर उधर से उधार ली है, जबकि मैं उसे उधार नहीं कहता हूं। क्यों नहीं कहते हैं समझिए कि अगर मेरी कोई आदत या किसी गुरुजन की आदत या किसी बड़े व्यक्ति की आदत या किसी की भी आदत अगर बहुत अच्छी है और वो आदत अगर मैंने भी स्वीकार कर ली, तो आप मुझे बताइए मैंने उसका अनुसरण किया या उससे उधार ली। उधार लेना किसे कहते हैं कि उसे हमें वापस लौटाना पड़े। लेकिन ये जो चीजें हमें अच्छी लगी, जिस देश के संविधान में अच्छी लगी, वहां से हमने शामिल कर ली, तो इसमें उधार का तो मसला ही खत्म हो जाता है। आगे चल के हम आलोचकों को भी पढ़ेंगे कि संविधान के कई सारे लोग जो है वो आलोचना भी करते हैं, उस पर हम इन चीज पर विस्तार से आएंगे। तो यही चीजें यहां पर लिखी हुई है मेरे बच्चों, देखिए मैं समझा देता हूं। ये विभिन्न स्रोतों से है ना, देखिए जरा सा मैं आपको समझाता हूं। विभिन्न स्रोतों से हमने ले रखा है, जैसे संविधान का अधिकांश ढांचा जो है भारत शासन अधिनियम से लिया गया है ना। संविधान के दार्शनिक भाग जैसे मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया, नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिया मेरे बच्चों, ये हमने आयरलैंड से लिया। उसी प्रकार से हमारे जो कैबिनेट सरकार है, कैबिनेट का सिद्धांत है यानी संसदीय प्रणाली है, वेस्टमिंस्टर मॉडल है, वो हमने कहां से लिया है, वो हमने ब्रिटेन से लिया है। इस प्रकार अलग अलग देशों से। अन्य प्रावधानों की बात करें तो आप देखिए ना, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, रूस है, फ्रांस है, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि कई देशों से हमने बहुत सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान विभिन्न स्रोतों से निहित है। आगे बढ़ते हैं, नम्यता और अनम्यता। अच्छा, नम्यता और अनम्यता क्या होती है पहले समझिए। नम्यता का मतलब होता है लचीलापन और अनम्यता का मतलब होता है कठोरता। तो हमारा जो संविधान है वो नम्यता और अनम्यता का संतुलन बनाकर चलता है। जैसे आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। मतलब भारत का संविधान कैसे संशोधित होगा उसके बारे में आर्टिकल 368 बताता है। 368 अगर हम कहें तो यह दो प्रकार की बातें करता है। पहली बात तो वो कि संविधान में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत के द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट एक्ट बनाया जाता है, बिल पारित किया जाता है। जबकि कुछ मामले में अगर हम देखें तो साधारण बहुमत से ही चीजें क्या हो जाती है, संशोधित हो जाती है। तो ये नम्यता और अनम्यता दोनों का क्या है, सम्मिश्रण है, लचीला है और ये अनम्य भी है। आइए इसको हम थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं आपको कि क्या लिखा हुआ है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि नम्यता अनम्यता का समन्वय कैसे होगा। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि ये दोनों का मिला जुला क्या है, रूप है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान है। एक वो जो विशेष बहुमत के द्वारा सदन में उपस्थित है ना 2/3 लोगों के द्वारा उसको विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाए। दूसरा, विशेष बहुमत तो चाहिए ही सही और आधे से ज्यादा राज्यों का, जो कुल राज्य होते हैं ना, उनमें से आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए। इस प्रकार से कुछ कठोरता आ गई और कुछ क्या है, नम्यता है। समझ पा रहे हैं। तीसरे फीचर्स को आइए हम देखते हैं। यहां लिखा हुआ है एकात्मकता की ओर झुकाव। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकात्मकता की ओर झुकाव। क्या मतलब होता है इसका? मतलब हमारे संविधान में एक सबसे पहला फीचर्स तो यह है कि भारत का एक संविधान है। भारत का एक क्या है मेरे बच्चों, संविधान। ये सबसे पहली एकात्मकता की ओर झुकाव बताता है। अर्थात केंद्र और राज्य के दो अलग अलग संविधान नहीं है, केवल एक ही संविधान है जो राज्यों पर भी लागू होता है और दूसरा कहां पर भी लागू होता है, केंद्र में भी। दूसरा अगर हम देखें तो संघीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। इस संघीय व्यवस्था में क्या बताया गया है, एक संसद होगी। एक क्या होगी मेरे बच्चों, संसद है। और ये संसद क्या है, राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली है, राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि पावर का भी मामला सीढ़ी बाय सीढ़ी चलता है।
राज्य ने कुछ काम किया तो केंद्र उसका क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है। यानी सुपर पावर जो है पूरे भारत के लिए वो किसमें निहित है, संघ में निहित है। संघ मतलब केंद्र में निहित है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे यहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र क्या है मेरे बच्चों, न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो नीचे से ऊपर की ओर काम करेगी। नीचे से ऊपर की ओर कैसे काम करेगी कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है मेरे बच्चों, है ना, ये तो आपने सुना ही होगा। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, अधीनस्थ न्यायालय हो जाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। मतलब अगर कोई तेलंगाना का व्यक्ति है, अगर कोई जम्मू कश्मीर का व्यक्ति है, या कोई गोवा का व्यक्ति है, या कोई मध्य प्रदेश का व्यक्ति है ना, अगर ये सारे लोग अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्थानों के हैं और इनके ऊपर कोई केसेस चल रहे हैं या न्याय का कोई मामला है, तो ये सभी के पास अधिकार है कि ये अंत में अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और अंत में सभी एक सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है, तो एक सुप्रीम कोर्ट के पास ये जाकर न्याय मांग सकते हैं। मतलब संपूर्ण भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट एक है और वह एक जो न्याय करेगा वो संपूर्ण भारत में क्या होगा, मान्य होगा। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये भी एकात्मकता की ओर झुकाव को इंडिकेट करता है। ये भी एकात्मकता की झुकाव को क्या करता है, इंडिकेट करता है। दूसरा, हम अगर इसी फीचर्स को ले मेरे बच्चों, तो संविधान की सर्वोच्चता भी इसमें शामिल है। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब है कि आखिरी में आप कोई सा भी राज्य कुछ भी कानून बना ले, लेकिन में संविधान में जो लिखित होगा वही मान्य होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो एक सबसे महत्वपूर्ण फीचर और है इसका, एकल नागरिकता। यह इसका बहुत महत्वपूर्ण फीचर है कि भारत में जो नागरिकता, आपको पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की बात की गई है, नागरिकता की बात की गई है। तो यह एकल नागरिकता की बात करता है। एकल नागरिकता का मतलब क्या हुआ, एकल नागरिकता का मतलब हुआ कि भारत में व्यक्ति किसी भी गांव में रहे, किसी भी शहर में रहे, बस्ती में रहे, मोहल्ले में रहे, या जो है आपका दिल्ली में रहे, कहीं भी रहेगा वह सिर्फ भारत का नागरिक होगा, वह भारत का नागरिक होगा। अर्थात अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके आधार कार्ड पर उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं लिखा होता है, आप देखिएगा जरा, वहां लिखा होता है सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक है। जबकि अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां एक व्यक्ति केंद्र की भी नागरिकता लेता है, केंद्र की नागरिकता का आइडेंटिटी कार्ड है उसके पास, और जिस राज्य में, जैसे मान लीजिए वॉशिंगटन में रहता है, तो वॉशिंगटन का भी उसका अपना अलग कार्ड बना हुआ है, यानी वहां पर दोहरी नागरिकता है। जबकि भारत में सिंगल, एकल नागरिकता का प्रावधान है। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जो बता रहा है कि भारत का किसकी तरफ झुकाव है, एकात्मकता की ओर झुकाव है। आगे और बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारे मैं प्रीलिम्स फीचर्स बता रहा हूं, आगे जाकर मेंस वाली क्लास में उसको और बेहतर तरीके से हम समझने का प्रयास करें। अगला अगर हम देखें तो सरकार का संसदीय रूप, ये मैं आपको अभी बता चुका हूं कि भारत में क्या है, संसदीय स्वरूप है, और इस संसदीय स्वरूप को हमने ब्रिटेन के संविधान से अपनाया है। ब्रिटेन के संविधान से अपनाते हुए हमने संसद को निर्मित किया। और आप ध्यान रखें, आर्टिकल नंबर अगर आप 79 देखेंगे मेरे बच्चों, तो संसद के गठन की बात करता है, संसद का गठन। क्लियर है? और क्या आपको पता है कि संसद का गठन कैसे होता है? संसद का गठन होता है 2 सदन से मिलकर और 1 राष्ट्रपति से मिलकर। अर्थात भारत की जो संसद है उसके 3 अंग हैं। पहला कौन है? राज्यसभा, जो कि स्थायी सदन होता है, जो कि स्थायी सदन होता है। दूसरा होता है लोकसभा, जो कि अस्थायी सदन होता है। और तीसरे हैं राष्ट्रपति। क्या आपको पता है कि अभी 17 दिसंबर 2023 को एमपीपीएससी की परीक्षा हुई है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हुई प्रीलिम्स। उसमें पूछा कि भारत की संसद का निर्माण किन 3 अंगों से मिलकर होता है। तो हम ध्यान देंगे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद का क्या होता है? निर्माण होता है। उसमें आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा और इसको पीछे लेने की बात करें तो हम थोड़ा इसको और विस्तार से समझते हैं, है ना। क्या आपको पता है कि भारत का
भारत का संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। क्लियर है? यानी भारत के पास में आखिरी जो पावर है वो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति आपको ध्यान रखिए ये इलेक्टेड होते हैं, यानी कि निर्वाचित होते हैं। ये हमारे संविधान की बहुत अच्छी खूबसूरती है कि भारत में से एक बहुत छोटी सी बस्ती से निकलकर, एक आदिवासी इलाके से निकलकर राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति यानी भारत के सर्वोच्च पद पर जाने का अधिकार अगर किसी को देता है तो वो भारत का संविधान देता है। जैसे हाल ही में भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर सम्मानित हुई है या मनोनीत जो है इलेक्टेड हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। क्या आपको पता है कि अन्य किसी भी व्यवस्था में इस प्रकार से एक छोटे सी जगह से उठकर एक बहुत बड़े पद पर पहुंचाना यह हमारे संविधान की बहुत अच्छी खूबसूरती है। हम इस पर और आगे चर्चा करेंगे। दूसरा आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होगा कि भारत के आर्टिकल नंबर 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है और वहां कहा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा ही। देखिए मैं राष्ट्रपति वाले पार्ट में इसको और बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। राष्ट्रपति होगा ही, वहां शब्द किया गया है शैल बी, शैल बी होगा ही। तो ये होगा ही शब्द क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए भी खाली नहीं रहेगा। यदि आकस्मिक मृत्यु हो गई हो या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया हो या और कुछ ऐसा किया हो जिससे वो पद पर नहीं बने रह सकते, तो आर्टिकल 65 में एक और प्रावधान है कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। यह आर्टिकल 65 में कहा गया है, उसमें हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें आपको बता दें कि यहां हमारे संविधान में एक मंत्रिमंडल का प्रावधान है, संसदीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। यह आर्टिकल 74 में कहा गया है। और आर्टिकल 75(1) क्लॉज में अगर हम जाएंगे तो वहां कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। क्या आपको बात समझ में आई कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो निर्वाचित नहीं होता है, उसका चुनाव नहीं होता है। भारत के प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये बात क्या हुई? हम तो आज तक सुनते आए कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। अभी अप्रैल 2022 या मई 2024 में जो चुनाव है आम सभा का, तो हमने सुना प्रधानमंत्री का चुनाव है। हाँ, चुनाव प्रधानमंत्री का ही है, यानी यहां पर संसदीय सरकार के अंतर्गत हम कैबिनेट सरकार का जो है क्या करेंगे? गठन करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, हम उस व्यक्ति को सांसद के रूप में चुनते हैं। फिर वो सभी सांसद आपस में मिलकर अपने लीडर को चुनते हैं और उस लीडर को, जो बहुमत दल का नेता होता है, उसे राष्ट्रपति अपॉइंट करता है प्रधानमंत्री के रूप में। इसको हम प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में और अच्छे से समझेंगे। आइए, तो ये चीजें आपको समझ में आई। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 ये मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करती है। तो ये भी हमारे देश के इस संसदीय व्यवस्था का बहुत ही अच्छा, ये मान के चले, फीचर्स हैं। क्लियर है? दूसरी बात कि भारत का जो संसदीय व्यवस्था है, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग काम करती। पृथक्करण हमने कर दिया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करेगी, विधायिका अपने आप में स्वतंत्र रूप से काम करेगी। ये चीजें बताती हैं कि हमारी भारतीय संविधान की क्या खूबसूरती है। आइए अगले फीचर्स पर हम लोग चलते हैं। अगले फीचर्स में हम लोग देखें एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं। वैसे तो मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि हमारे यहां पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जिसे हम जिला न्यायालय कहते हैं। जिला न्यायालय, क्लियर है? इसको हम अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। जबकि हर राज्य के पास में एक हाई कोर्ट होता है जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं।
जिसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उच्च न्यायालय। यानी आप बात को समझिए कि इस डीसी में जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर एफआईआर हुई है ना, कोई व्यक्ति है उसके ऊपर एफआईआर हुई है, तो या तो निकटतम जो भी न्यायालय होता है, जैसे आपका तहसील न्यायालय है ना, ब्लॉक न्यायालय है, वैसे न्यायालय में उसकी एफआईआर चार्जशीट पेश की जाती है। वहां से फिर अगर मामला बलात्कार का है या कोई संज्ञेय मामला है, वैसे मामले को सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर मान लीजिए कि व्यक्ति को सजा सुना दी कि उसे फांसी की सजा होगी, तो वह व्यक्ति अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। यदि हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद फिर उसे सजा सुना दी, तो वह अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर सजा सुना दी तो फिर आपको पता होगा अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 के तहत वह राष्ट्रपति से क्षमादान भी मांग सकता है। मैं आप सबको समझाना यह चाह रहा था कि सुपर पावर के रूप में भारत का क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। इसी को कहा जाता है एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना। क्या आपको पता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट और लगभग 25 हाई कोर्ट हैं। 25 हाई कोर्ट क्यों हैं? क्योंकि कुछ राज्यों को ऐसा प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक कोर्ट बनाया जा सकता है, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। जैसे वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का हाई कोर्ट एक ही है, हैदराबाद हाई कोर्ट। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये एकीकृत न्यायपालिका, जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है, ये फीचर्स हमारा बहुत अच्छा है। देखिए अगला जो पॉइंट आ रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण फीचर है। देखिए बाकी फीचर्स भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे संविधान में यदि हम पुरानी चीजों में चलते हैं तो कई सारी ऐसी धार्मिक बंधन हैं जो भारत के नागरिकों को अब बेड़ियों में जकड़े हुए थे, लेकिन भारत के संविधान ने उन्हें मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, मूल अधिकार प्रदान किए हैं। ये मूल अधिकार होते क्या है, आइए मैं समझाता हूं। और तीसरे भाग में आपको पता होगा 6 मौलिक। देखिए यहां से एक चीज और समझिए कि भारतीय संविधान, अगर मूल संविधान की बात करें तो मेरे बच्चों यहां टोटल 7 मूल अधिकार थे। 7 मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार थे? 7। इनमें से जो 7वां मूल अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था। क्लियर है? जो आर्टिकल नंबर किसमें था मेरे बच्चों? 31 में, आर्टिकल नंबर 31 में। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी कि वर्तमान में भारत में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है। और ये कौन से भाग और कौन से अनुच्छेद में है? तो ये हमारे संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 क में शामिल है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 300 क और भाग कौन सा मेरे बच्चों? 12। इसमें हमने कानूनी अधिकार किसको बनाया? संपत्ति को। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो आप कहेंगे भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद नंबर 300 क में शामिल कर दिया गया। आइए आगे और हम समझते हैं। हमारे मूल अधिकारों को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है मेरे बच्चों, अमेरिका के संविधान से लिया है। ये बहुत बड़ा इसका फीचर्स है। इसमें से सबसे पहले अगर हम चलते हैं मेरे बच्चों, तो सबसे पहले आपका जो आएगा वो आएगा समानता का अधिकार। सबसे पहला फीचर्स क्या आएगा मेरे बच्चों? समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। क्या आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक क्या बताया गया है? समानता का अधिकार। वैसे आपको मैं बता दूं कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर
35 तक, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इनमें आर्टिकल नंबर अगर हम 12 की बात करें तो 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की क्या दी गई है मेरे बच्चों? परिभाषा दी गई है। अच्छा, परिभाषा क्या होती है? परिभाषा का मतलब कि ये जो मौलिक अधिकार है ये कहां तक अपनी सीमा बनाएंगे और कहां कहां तक लागू होंगे। यहां पर राज्य अर्थात देश की बात हुई है। आर्टिकल 12 राज्य अर्थात देश की बात करता है। ये मैं मौलिक अधिकार वाले टॉपिक में पहले अच्छे से समझा चुका हूं। दूसरा, आर्टिकल नंबर 13 में ये कहा गया है कि हमारे जो मौलिक अधिकार होंगे उसको कैसे संशोधित किया जाएगा, कैसे क्या चीज होगी, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति किसे होगी, कैसे होगी, उन सब प्रक्रियाओं के बारे में आर्टिकल नंबर 13 में बताया गया है। हम उस पर अभी नहीं चलेंगे क्योंकि अभी हमारे फीचर्स पर चर्चा हो रही है। फीचर्स में समता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 आपको पता होगा, ये विधि के समक्ष समानता की बात करता है। विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के लिए विधि के सामने सभी क्या होंगे मेरे बच्चों? समान होंगे, ऐसी बात ये करता है। क्लियर है? दूसरा, अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 15 की तो यह जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करने से रोकता है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद अनुच्छेद अगर मैं 16 में चलूं तो 16 कहता है कि लोक नियोजन में समान अवसर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर कोई सरकारी भर्ती निकलती है या सरकारी कोई वैकेंसी निकलती है, सरकारी कोई योजना है, तो भारत के सभी लोग समान रूप से अपनी अपनी एलिजिबिलिटी की योग्यता के आधार पर उसमें अवसर प्राप्त करेंगे। आर्टिकल नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो ये अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता का क्या करता है मेरे बच्चों? अंत करता है। मतलब एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत कोई नहीं कर सकेगा, या छुआछूत अगर कोई करता है, जिसके साथ करता है उसका मौलिक अधिकार का हनन होता है। और आर्टिकल इस बात को क्लियर करता है कि भारत से छुआछूत समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 18 जो है वो आपको पता होगा, उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियों का अंत। अच्छा, उपाधियों का अंत क्या होगा वो आप उसमें चलेंगे। उपाधियों में जैसे एजुकेशनल उपाधि हो या डिफेंस सेक्टर की कोई सेना के द्वारा दी गई उपाधि, जैसे एवीएसएम अति विशिष्ट सेवा मेडल, पीवीएसएम परम विशिष्ट सेवा मेडल, परमवीर चक्र या शौर्य चक्र, ऐसा कोई भी यदि सम्मान या पद दिया जाएगा तो वो उपाधि में नहीं आएगा, यानी कि उनको यहां से छूट दी गई। जबकि राजा, महाराजा, श्रीमंत, राजाधिराज ऐसी कोई उपाधि कोई व्यक्ति धारण नहीं करेगा, यह आर्टिकल 18 कहता है। यानी ये जो मौलिक अधिकारों में जो समानता के अधिकार की बात की गई ना, ये बहुत बड़ा फीचर है भारतीय संविधान का। आइए और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्लियर है मेरे बच्चों? अब अगर हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में चर्चा करें तो आपको एक बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूं कि हमारे संविधान में भाग 4 अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51, 36 to 51, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इन्हें कहा जाता है डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसका मतलब राज्य की परिभाषा सबसे पहले हम समझ लेते हैं। यहां राज्य का मतलब क्या होगा? राज्य का मतलब संपूर्ण भारत, सभी राज्यों की विधानसभा और सारे गवर्नमेंट बॉडीज सब किसमें शामिल होगी? राज्य में। यानी अगर संसद कोई कानून बनाएगा या विधानसभा कोई कानून बनाएगी या कोई लोकल बॉडी कोई कानून बनाकर देश में लागू करेगी या देश के किसी हिस्से में लागू करेगी, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखना है और विधि का निर्माण कैसे करना है, उसके लिए निर्देशन देता है कौन सा? भाग 4 आर्टिकल 36 से 51।
जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें बताता हूं, एक चीज और समझ लीजिए कि ये किस देश से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से भारतीय संविधान में डीपीएसपी को शामिल किया गया। अब हम समझते हैं, जैसे इसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल नंबर 40। अभी मैं सारे का वर्णन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहां विशेषता चल रही है, अलग से डीपीएसपी एक मैंने वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है कि राज्य मतलब देश पंचायतों का गठन करेगा। पंचायतों का क्या करेगा? गठन करेगा। पंचायतों का गठन डीपीएसपी में है। इसी को आधार बनाकर बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992-93, आप ध्यान रखिए कि 92 में बनाए गए, 93 में लागू किए गए। तो मतलब यह है कि इसी के आधार पर हमने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की और नगर निकायों में नगर पालिका और नगर निगम की हमने चर्चा की। तो यहां निर्देशित किया गया था कि राज्य ऐसा करेगा, तो राज्य ने वैसा किया। जैसे अगर मैं आर्टिकल नंबर, इसके बाद एक आर्टिकल हम और ले लेते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 39 लेते हैं। आर्टिकल नंबर 39 क्या कहता है? वो कहता है कि समान वेतन के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। मतलब अगर स्त्री और पुरुष दोनों दिहाड़ी कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाना चाहिए। जबकि पहले क्या होता था कि स्त्री और पुरुष में देने वाले वेतन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस रखा जाता था। जैसे एक पुरुष को 400 रुपए रोज मिल रहा है तो उसी काम को करने के लिए स्त्री को 300 या 350 रुपए रोज मिलता है। तो ये ना हो, इसके लिए भी संविधान के डीपीएसपी में आर्टिकल 39 को हमने लिख दिया, संविधान में शामिल कर दिया कि राज्य ऐसा कानून कभी नहीं बनाएगा कि महिला और पुरुष दोनों के देने वाले वेतन में किसी भी प्रकार का क्या हो, डिफरेंशिएशन हो, किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 13 वही बात तो कहता है। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। और 13 कहता है कि अगर राज्य ने कुछ ऐसा कानून बना भी लिया है जो मौलिक अधिकारों को क्षति पहुंचाएगा, तो उस सीमा तक वह कानून अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब ये क्या बात है, हम मौलिक अधिकार में विस्तार से समझेंगे। तो ये फीचर्स आपको समझ में आया होगा कि ये कौन सा फीचर्स है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों का। क्लियर है? इस नीति निदेशक तत्वों में आप समान बात से देखेंगे कि हमने भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्वों को 3 भागों में विभक्त कर दिया है। सामाजिक नीति निदेशक तत्व, गांधीवादी, और तीसरा है उदार बौद्धिक। ये क्या होते हैं, मेंस वाले टॉपिक में हम विस्तार से इसको समझेंगे। क्लियर है? चलिए आगे करते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना है यहां पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो ये है जो एमपीपी पूछा भी जा चुका है कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। तो आप ध्यान रखना, उसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की क्या करना मेरे बच्चों? स्थापना करना। ये किसका काम है? ये किसका उद्देश्य है? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए अगले फीचर्स की ओर चलते हैं। मौलिक कर्तव्य। अब आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि ये वाला पॉइंट भी हमारे इस जो है संविधान की विशेषता में बहुत महत्वपूर्ण भाग या योगदान अदा करता है। जैसे आप क्या देखेंगे कि हमारे मूल संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं है, कोई मूल कर्तव्य नहीं है। क्लियर है? अगर कोई आपसे पूछे कि भारत के मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी, तो कुछ नहीं था। क्लियर है? हुआ क्या कि 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय इमरजेंसी लगाई गई 1975 में। इमरजेंसी बहुत समय तक चली। जैसे अभी लॉकडाउन लगा था 2020 में कोरोना वाले मामले में, और लोग परेशान हो गए घरों में बैठे बैठे। सेम कंडीशन, उससे ज्यादा दयनीय कंडीशन उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय लगाई गई थी, जिसको हम कहते हैं आपातकाल, इमरजेंसी। इस इमरजेंसी में जब लोग ज्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया सरकार का,
कहीं पोस्ट ऑफिस उड़ा दिए, कहीं रेल की पटरियां खोद दी, कहीं सरकारी जेल जो थाने वगैरह होते हैं उनको जला दिया, यानी कई सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर दिया। किसने? जनता ने। तो जब इमरजेंसी खत्म हुई और आकलन किया गया तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, कई सारे पोस्ट ऑफिस जला दिए गए। तो उस समय की सरकार को यह लगा कि जनता ने ये जो किया है ये कितना गलत किया है। क्यों गलत किया है? क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से हमने ये सब बनवाया था या ये सब बनवाएंगे, और उन्हीं को उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। यानी इनडायरेक्टली जनता ने अपनी खुद की संपत्ति का ही क्या कर दिया? नुकसान कर दिया। और इस समय बड़े पैमाने पर मूल कर्तव्यों की जरूरत का आभास हुआ लगा कि अगर लोगों को यह पता होता कि जिस पोस्ट ऑफिस को वो जला रहे हैं वो उन्हीं के पैसे से निर्मित है, तो क्या वो कभी भी उस पोस्ट ऑफिस को जलाते? नहीं। इसी के आधार पर 1976 में, ध्यान रखिएगा 1975-76 की घटना है ये, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, एक कमेटी गठित की गई, उसका नाम रखा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इस स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट 1976 में दी और कहा कि भारतीय लोगों के लिए यानी इंडियन सिटीजन्स के लिए लगभग 8 मूल कर्तव्यों की आवश्यकता है। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। दूसरा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की, तो उन्होंने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की। जबकि हमारी सरकार ने यानी उस समय की सरकार ने संविधान में कुल 10 मूल कर्तव्य शामिल किए, 10 मूल कर्तव्य शामिल किए। ध्यान रखिएगा। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो मूल कर्तव्य है ये हमने रूस के संविधान यानी तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए हैं। क्लियर है? तो 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की, गवर्नमेंट ने 10 मूल कर्तव्य डाले, जबकि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी हमारे संविधान में शामिल कर दिया गया। 11वां मूल कर्तव्य, यानी आप देखिए कि वर्तमान यानी 2024 में भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। क्या आपको पता है कि एमपीपीएससी 17 दिसंबर 2023 को जो परीक्षा हुई थी उसमें यह प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य मेरे बच्चों? 11 मूल कर्तव्य। ये 11वां मूल कर्तव्य क्या डाला गया? ये 11वां मूल कर्तव्य डाला गया कि प्रत्येक अभिभावक का यानी गार्जियन का, माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो उपलब्ध करवाएं। यानी कि गवर्नमेंट ने जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा दे रखी है वो निशुल्क भी है और अनिवार्य भी है। तो हर माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को पढ़ाए। तो मुझे विश्वास है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन जो मेन फीचर्स हैं वो मैंने अभी आपके सामने रखे। मुझे आशा है कि आपको संविधान के ये विशेषताएं अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आप इसके आगे और चीजों को समझना चाहते हैं तो बैक टू बैक में आपको YouTube पर मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। कर्तव्य IAS अकादमी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।